हेलो दोस्त, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का साइंस का मॉडल सेट 5। आज हम लोग मॉडल सेट 5 का बात करेंगे और ये मेरा आखिरी सेट है साइंस का। और साइंस वाला ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम स्टार्ट करेंगे मैथ का तो स्टार्ट कर चुके हैं। मैथ ख़त्म करेंगे, उसके बाद सोशल साइंस ख़त्म करेंगे, हिंदी ख़त्म करेंगे, उसके बाद संस्कृत का। ठीक है ना। चलो, ये मेरा साइंस का है। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, किलो वाट घंटा मात्रक है। तो किलो वाट घंटा मात्रक किसका है? तो विद्युत ऊर्जा का। किसका है? विद्युत ऊर्जा का। अब ध्यान देने वाला बात यहाँ क्या है कि 1 किलोवाट को हम 1 यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। और हम लोग का जो बिजली बिल आता है, बिजली जो मापता है वो मापता है हम लोग का किलो वाट घंटा में, और हम लोग का यूनिट के हिसाब से पैसा लेता है। तो 1 किलोवाट को 1 यूनिट बोला जाता है। ठीक है। तो अगर 1 किलोवाट घंटा अगर विद्युत ऊर्जा खपत हुआ तो उसको 1 यूनिट बोलेंगे। अगर 2 किलोवाट घंटा हुआ तो उसको 2 यूनिट बोलेंगे। ठीक है। अगर यहाँ ध्यान देने वाला बात, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर यहाँ पर वाट के साथ देखो, यहाँ टाइम दिया हुआ है। घंटा ये क्या है? मेरा टाइम है। अगर यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ रहता है, घंटा मान लो नहीं दिया रहता, और पूछता किलो वाट का सही मात्रक क्या होगा, तो किलो वाट का सही मात्रक वाट में खत्म हो रहा है, तो वाट का सही मात्रक क्या? तो शक्ति। तो होता है विद्युत शक्ति। लेकिन जैसे याद रखना है, वाट के साथ टाइम दिया रहेगा, वाट के साथ टाइम दिया रहेगा, तो वो शक्ति का सही मात्रक नहीं होगा, वो होगा ऊर्जा का सही मात्रक। और इसमें स्टूडेंट को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। याद रखना है, टाइम रहेगा तो ऊर्जा और टाइम नहीं रहेगा तो शक्ति। धारा किसका सही मात्रक है? धारा मेरा है एम्पियर का। किसका है? धारा का सही मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, वही क्वेश्चन है, एक विद्युत यूनिट बराबर है। अभी जो बताए थे कि 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट भी बोलते हैं, तो वही है, एक विद्युत यूनिट बराबर है। तो एक विद्युत यूनिट बराबर होता है मेरा 1 किलोवाट घंटा का। नेक्स्ट देखते हैं, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। हम बता चुके हैं पिछला वीडियो में भी कि जीवाश्म ईंधन जो होता है वो 2 होता है। कौन कौन होता है? कोयला और पेट्रोलियम। और जीवाश्म ईंधन कहते किसे हैं? तो जब करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर भूकंप आया था, भूकंप के फलस्वरूप क्या हुआ? सजीव पदार्थ का तात्पर्य है कि पेड़ पौधा और जीव जंतु पृथ्वी के अंदर मिट्टी के द्वारा, पृथ्वी के अंदर दब गया। किसके द्वारा? मिट्टी के द्वारा, बालू के द्वारा, चट्टान के द्वारा अंदर दब गया। और उच्च दाब तथा उच्च ताप के कारण वो जो है पेट्रोलियम और कोयला में परिवर्तन हो गया, जिससे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जीवाश्म ईंधन मेरा क्या हुआ? कोयला। और लकड़ी मेरा प्राकृतिक वन का संसाधन है। ठीक है ना। गोबर गैस क्या है? बायोगैस है। क्या है? गोबर गैस को बायोगैस भी बोलते हैं। गोबर गैस में जो गैस का प्रधानता होता है वो होता है मीथेन। ठीक है। गोबर गैस एक प्रकार का है। अभी तो बताया गोबर गैस क्या है? मेरा बायोगैस। क्या है? बायोगैस। और गोबर गैस में क्या प्रधान रूप में पाया जाता है? गोबर गैस में पाया जाता है मेरा मीथेन। क्या पाया जाता है? मीथेन। गोबर गैस में मेरा पाया जाता है, गोबर गैस में पाया जाता है क्या? मीथेन। ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान देना है, गोबर गैस प्राकृतिक गैस किस कहते हैं? प्राकृतिक गैस वही जो होता है मेरा एलपीजी, वो मेरा प्राकृतिक गैस बोलते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बायोगैस का उत्पाद होता है। तो बायोगैस किससे उत्पाद होता है? बायोगैस गोबर गैस से होता है। गोबर गैस उसको बोलते हैं क्योंकि वो गोबर से उत्पाद होता है, जिसका वो गोबर। निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3। अब सिंपल सी बात है, जब इसका सूत्र PbNO3 होता है तो इससे बनेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन गैस मेरा क्या होगा? ऑक्सीजन गैस मेरा मुक्त होगा, तो ऑक्सीजन का भी निर्माण होगा। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सही है? तो देखो, ये सोडियम कार्बोनेट हर जगह दिया हुआ है, और सोडियम कार्बोनेट यानी धोने वाला सोडा के साथ जल का 10 अणु पाया जाता है। जल का 10 अणु। तो देखो, जल का 10 अणु कहाँ पर है? यहाँ पर। तो ये मेरा सही होगा। अब याद रखना है कि 5 अणु, जल का 5 अणु किसके साथ पाया जाता है? जल का 5 अणु पाया जाता है तुतिया। तुतिया को बोलते हैं क्या? नीला कशिश। नीला कशिश या नीला थोथा। और उसका सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। लिख ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और जल का 7 अणु पाया जाता है हरा कशिश के साथ। हरा कशिश, और हरा कशिश को बोलते हैं, सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O। और जल का 2 अणु पाया जाता है जिप्सम के साथ, और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। ठीक है, लिख लेना, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लोहा से जिंक के लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो लोहा पर जिंक का परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं, बताए थे जस्तीकरण, क्योंकि जिंक का दूसरा नाम होता है जस्ता, और जस्ता को चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण या इंग्लिश में बोलते हैं गेल्वेनाइजेशन या गेल्वनीकरण। तो
तो गैल्वेनीकरण कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे धातु पर जस्ता का परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है। गंधीय सूचक क्या होता है, तो कुछ ऐसा पदार्थ होता है दोस्त जो अम्ल तथा भस्म के साथ भिन्न भिन्न गंध प्रदान करता है। अम्ल के साथ तथा भस्म के साथ भिन्न भिन्न गंध प्रदान करता है, उसे बोलते हैं हम गंधीय सूचक या ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। और इसका यूज करता है अंधा व्यक्ति जो होता है वो अम्ल और भस्म की पहचान करने में गंधीय सूचक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का यूज करता है। वो तो देख नहीं सकता है कि लिटमय पत्र को अम्ल लाल कर रहा है या नीला कर रहा है, वो देख तो नहीं सकता है। तो वो क्या करता है, गंधीय सूचक पर क्या करता है, अम्ल को डालता है। ठीक है ना, कोई गंधीय सूचक पर अगर अम्ल को डालेगा तो वो गंध सूंघ कर बता देगा कि अम्ल डाला गया है उस पर या भस्म डाला गया है। और गंधीय सूचक में मेरा आता है वेनिला इत्र। इत्र यहीं नहीं लिखा हुआ है तो आप लोग समझना है, वेनिला इत्र होता है। गंधीय सूचक के अंतर्गत प्याज आता है और गंधीय सूचक के अंतर्गत लवंग का तेल आता है। लौंग का तेल बोलो या लवंग का तेल। और गंधीय सूचक के अंतर्गत मेरा शकरकंद नहीं आता है, तो यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो मेरा शकरकंद सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। द्विक्षारकीय या इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायबेसिक एसिड। तो द्विक्षारकीय अम्ल वो होगा जिसमें हाइड्रोजन दो उपस्थित रहेगा, उसको बोलेंगे द्विक्षारकीय अम्ल या डायबेसिक। इसमें 2 हाइड्रोजन उपस्थित है, इसलिए ये मेरा होगा द्विक्षारकीय अम्ल। इसमें 1 हाइड्रोजन उपस्थित है, इसको बोलेंगे एक क्षारकीय, जिसको बोलते हैं मोनोक्षारकीय, मोनोबेसिक। इसमें देखो 3 हाइड्रोजन उपस्थित है, इसको बोलेंगे ट्राइबेसिक अम्ल। क्या बोलेंगे, ट्राइबेसिक एसिड। इसमें 1 हाइड्रोजन उपस्थित है, इसलिए बोलेंगे इसको मोनोबेसिक अम्ल। पोटास एलम होते हैं, पोटास एलम का जो सूत्र होता है दोस्त होता है वो KAlSO4 का होल 2, KAlSO4 का होल 2। और याद रखना है कि पोटास एलम एक प्रकार का फिटकरी होता है और इसको बोला जाता है एक द्विक लवण। क्या बोलते हैं, द्विक लवण। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से परबल लवण कौन है। परबल लवण कौन है, जो परबल अम्ल और परबल भस्म के रिएक्शन के फलस्वरूप जो बनता है उसको बोलते हैं परबल लवण। तो याद रखना है कि NaCl का निर्माण होता है मेरा किससे होता है, तो NaCl का निर्माण होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन करता है तो सोडियम लवण का निर्माण होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH एक परबल अम्ल है और एक परबल भस्म है, तो NaCl का निर्माण करता है, तो NaCl मेरा होगा परबल लवण। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा, तो इसमें याद रखना है कि एक से अधिक अम्लीय लवण यानी जब वो रिएक्शन करेगा तो एक साथ एक से अधिक लवण का निर्माण करेगा, वो भी अम्लीय लवण का निर्माण करेगा। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर मेरा B STPO4 फॉस्फेटिक अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं, 1 बिलियन किसी नीले लटकन पत्र को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः बिलियन का pH मान होगा। तो हम जानते हैं नीला को लाल कर रहा है, तो हम 3 को बताए थे क्या आप लोग का, ओ नीला। तो नीला को लाल कर रहा है, तो नीला को लाल कौन करता है, ओ से अम्ल। कौन करता है, अम्ल। तो अम्ल करता है, तो अम्ल यहाँ पर हो जाएगा क्या होगा, अम्ल। और हम लोग जानते हैं कि अम्ल का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है। 7 से कम खोजो, ये मेरा तीनों 7 से अधिक है, डी मेरा क्या है 7 से कम। अगर यही बोलता है यहाँ पर लाल को नीला करता है तो मेरा भस्म हो जाता है, उसका उल्टा लाल को नीला करता है भस्म होता है, भस्म का pH मान 7 से अधिक होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 15। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें बताना है कितना सह संयोजक बंधन का निर्माण हो रहा है। तो पहला इसका हम रासायनिक फार्मूला लिखते हैं, रासायनिक स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो जब लिखेंगे इसको तो क्या होगा मेरा, देख लो इसको जब लिखेंगे तो क्या होगा, C 2 कार्बन है तो C के बीच सिंगल बॉन्ड दिया, H छो, एक H इधर दो, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ और एक यहाँ पर और एक H यहाँ नीचे और एक H यहाँ। तो देखो कितना सहसंयोजक बंधन का निर्माण कर रहा है, देख लो आप लोग 1 2 3 4 5 6 1 7 कितना कर रहा है, 7 कर रहा है। तो इसमें होगा सहसंयोजक बंधन। ठीक है ना, ये मेरा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे कठोरतम तत्व कौन है। सबसे कठोरतम तत्व कौन है, आप लोग जानते हैं हीरा। कौन है, हीरा। तो यहाँ पर होगा हीरा। अगर बात करते हैं सबसे कठोरतम तत्व कौन है, तत्व यहाँ कठोरतम पदार्थ तत्व वही हुआ। ठीक है, सबसे कठोरतम तत्व पूछ रहा है तो क्या है, हीरा। लेकिन यहाँ पदार्थ बोलता तो भी तब भी हीरा होता, क्या होता, हीरा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं,
अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व बताए थे, अक्रिय तत्व को हम निष्क्रिय तत्व भी बोलते हैं, निष्क्रिय तत्व को नोबल गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोबल गैस। और ये वर्ग 18 में पाया जाता है। वर्ग 18 को हम शून्य वर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्य वर्ग भी बोलते हैं। और उसमें मेरा आता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन। तो देखो हीलियम दिया हुआ, तो हीलियम मेरा क्या होगा? अक्रिय गैस। नेक्स्ट देखते हैं, मीथेन में कितने सह संयोजक बंधन है? फिर वही 15 नंबर क्वेश्चन की तरह ये भी है। तो मीथेन का जब हम फार्मूला बताएंगे तो मीथेन का क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4 इसका फार्मूला होता है। और उसको लिखेंगे तो C, एक ऊपर H, एक नीचे H, एक ये साइड और एक ये साइड। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि 4 सहसंयोजक बंधन का निर्माण कर रहा है। कितना कर रहा है? 4। तो यहाँ पर आंसर मेरा होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का जो वर्गीकरण का आधार है वो परमाणु संख्या है। क्या है? परमाणु संख्या। और मेंडलीव का आवर्त सारणी का जो तत्वों के वर्गीकरण का आधार था वो था परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या था? परमाणु द्रव्यमान। तो ये दोनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट अंतर है। मेंडलीव का आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में ये काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट अंतर है। ठीक है ना। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं में संख्या का अनुपात है। तो अमोनिया संख्या का अनुपात पूछ रहा है। अमोनिया के एक अणु में, अमोनिया लिख दिए। अमोनिया कितना है? अमोनिया में देखो नाइट्रोजन के कितना है? NH3 होता है अमोनिया सूत्र। उसमें अमोनिया में देख रहे हैं नाइट्रोजन कितना है? तो नाइट्रोजन देख रहे हैं एगो है, एक लिखे। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन देख रहे हैं 3 है, तो नीचे 3 लिखो, क्योंकि अनुपात पूछ रहा है तो नीचे लिखेंगे। तो 1:3 आ रहा है। देख लो अनुपात कहाँ 3 कहाँ पर है? C नंबर में। तो मेरा C करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो हम लोग जानते हैं कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। क्या होता है? मधुमेह रोग। तो यहाँ पर होगा मधुमेह। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आयोडीन की कमी से मेरा घेंगा रोग उत्पन्न होता है। घेंगा रोग को बोलते हैं क्या? गलगंड रोग, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्वाइटर। क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। और वृद्धि हार्मोन की कमी से बौनापन उत्पन्न होता है। क्या होता है? बौनापन। ठीक है ना। और उच्च रक्तचाप जो होता है, ये उच्च रक्तचाप नमक उमक खाने से ब्लड प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? उच्च रक्तचाप होता है। ठीक है ना। तो उच्च रक्तचाप और रक्तचाप जो मापा जाता है वो मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। और सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होना चाहिए 120/80, 120/80। बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो बाष्पोत्सर्जन मतलब बाष्प में क्या होता है? जल जो है वाष्प में बदलता है। ये पेड़ पौधा में होता है। पेड़ पौधा में पत्तियों के द्वारा, जड़ द्वारा जो जड़ सोखा जाता है वो पत्तियों के द्वारा जल फिर वाष्प में बनकर उड़ जाता है। तो याद रखना है कि जो जल वाष्प में बन गया है उस वाष्प को हम फिर इकट्ठा करेंगे तो वो जल में बन सकता है। तो इसलिए ये मेरा भौतिक परिवर्तन होगा। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो भौतिक प्रक्रिया को उसको कहते हैं जिसमें एक पदार्थ दूसरा पदार्थ के रूप में बदल जाता है, पुनः फिर उसको हम अपने रूप में ला सकते हैं। उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे जल बर्फ में बदल गया है और बर्फ को हम फिर गर्म करेंगे तो जल में बदल जाएगा। तो ये मेरा भौतिक परिवर्तन होगा। जल को गर्म किए तो वाष्प में बदल गया है, और वाष्प को जब इकट्ठा कर लेंगे, उसको ठंडा करेंगे तो फिर मेरा जल बन जाएगा। उसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन किसको बोलते हैं? वैसा परिवर्तन जिसमें एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ बदल जाता है तो पुनः अपनी अवस्था में नहीं लौटता है। जैसे दूध से दही बन गया है तो दही को हम चाहेंगे फिर दूध बनाने तो नहीं बना सकते हैं। तो ये मेरा होगा रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये होगा मेरा रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना। कागज का जल जाएगा तो उसको कागज नहीं बना सकते। तो ये होगा मेरा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? हम पादप हार्मोन आप लोग को बताते हैं। पादप हार्मोन 5 होता है, नाम बता देते हैं, आप लोग लिख लें। पहला होता है ऑक्सिन, दूसरा होता है जिबरेलिन्स, तीसरा होता है साइटोकाइनिन, पांचवा होता है एब्सिसिक अम्ल, और पांचवा होता है एथिलीन। क्या होता है? एथिलीन। ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो जो नाम बताया उसमें देखो कौन आ रहा है? साइटोकाइनिन। ऑक्सिन बताए थे, जिबरेलिन्स बताए थे, साइटोकाइनिन बताए थे और एथिलीन बताए थे। तो यहाँ पर साइटोकाइनिन दिया हुआ है। याद रखना है कि ऑक्सिन और जिबरेलिन्स जो है ये पौधे की वृद्धि में सहायता होता है। क्या होता है? पौधे की वृद्धि में सहायता करता है। और साइटोकाइनिन जो है ये पौधे को हरे रखने में सहायता करता है। पेड़ के पत्तियों को हरे रखने में सहायता करता है और ये पेड़ को पतझड़ होने से बचाता है। ठीक है ना। और एब्सिसिक हार्मोन को बोलता है उसको वृद्धि रोधक हार्मोन, क्योंकि एब्सिसिक अम्ल जो है वो पौधे के वृद्धि को रोकता है। क्या करता है? रोकता है। और पत्तियों पर अगर वो पत्तियों पर गिर जाए तो क्या होगा? वो पत्तियों को नाश कर देता है। ठीक है ना। और लास्ट जो है मेरा एथिलीन हार्मोन, पेड़ पौधा का जो एथिलीन हार्मोन होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? ये फलों को पकाने में यूज होता है। ठीक है ना। जो फल पकता है हम लोग को अपने आप वो पकता है एथिलीन हार्मोन के कारण। पेड़ पौधा में एथिलीन हार्मोन पाया जाता है उसके कारण।
अब बात करते हैं कि ये इंसुलिन क्या होता है। तो इंसुलिन हार्मोन जो है मानव में पाया जाता है और इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये महिला में पाया जाता है और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी, थायरोक्सिन हार्मोन जो है मानव का हार्मोन है और थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है, थायरोक्सिन हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए आयोडीन की जरूरत पड़ता है और आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा रोग होता है। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो उस खाली स्थान को हम पिछले वाले वीडियो में बता सकते बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। और सिनेप्स का दूसरा नाम है सिनेप्टिक दरार। क्या है, सिनेप्टिक दरार। और द्रुमिका कैसे कहते हैं, तो हम लोग ऐसे पढ़े होंगे आप लोग इस तरह करके आकार। तो यहाँ जो छोटा छोटा जो पूछ निकला हुआ रहता है उसको बोलते हैं द्रुमिका। एक्सोन बोलते हैं जो लंबा वाला इस तरह जो होता है इसको बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं, एक्सोन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो याद रखना है भाग नहीं है पूछ रहा है। तो अंडाशय तो मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी है, डिम्बाहिनी भी है। तो शुक्रवाहिका नहीं है, पुरुष जनन तंत्र का भाग है। पुरुष जनन तंत्र का भाग शुक्रवाहिका पुरुष जनन तंत्र का भाग है। शुक्राशय पूछेगा तो शुक्राशय भी पुरुष जनन तंत्र का भाग है और वृषण भी पुरुष जनन तंत्र का भाग है और ये सभी पुरुष जनन तंत्र का भाग है। और अंडाशय, गर्भाशय, डिम्बाहिनी, फिलिपियन नालिका, ठीक है ना, ये सब क्या है, मादा जनन तंत्र का भाग है। याद रखना, ये इस तरह क्वेश्चन आता है कौन नहीं है कौन है। परागकोश में होते हैं, परागकोश में परागकण पाया जाता है। परागकोश में क्या पाया जाता है, परागकण पाया जाता है और वो वर्तिकाग्र में हवा के माध्यम से या कीट के माध्यम से वर्तिकाग्र में पहुंचता है। वर्तिकाग्र से फिर वर्तिका में, वर्तिका से फिर पहुंचता है कहाँ पर, अंडाशय में। कहाँ पहुंचता है, और अंडाशय ही जो है ये बाद में फल में रूपांतरित हो जाता है और अंडाशय में पाया जाने वाला बीज जो होता है, बीजाणु होता है, वो बीज का निर्माण करता है। नेक्स्ट देखते हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक ये लिखा है, याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डार्विन, कौन लिखा था, डार्विन नामक वैज्ञानिक ने। और यही दिया था मानव के विकास के बारे में, जीव जंतु के विकास का सिद्धांत डार्विन नामक वैज्ञानिक दिया था। और लेमार्क दिया था उपार्जित लक्षण का सिद्धांत, उपार्जित लक्षण का सिद्धांत, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो पाया जाता है 23 जोड़ा। 23 जोड़ा, जब जोड़ा में पूछेगा तो 23 बोलना है और ऐसे पूछे कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाया जाता है तो बोलना है 46। 23 दूनी 46। पूछे कितना गुणसूत्र पाया जाता है, 46 और जोड़ा में 23। निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। जलीय आहार बताना है, जल में पाया जाने वाला और एक के बाद एक दूसरा भोजन करता है, ठीक है। जलीय भोजन, देखो घास बकरी खाता है लेकिन बकरी जल में नहीं पाया जाता है, ये नहीं होगा। शैवाल को खाता है जलीय कीट, जल में जो कीट पाया जाता है जलीय कीट खाता है। जलीय कीट को खाता है मछली, ठीक है ना, मछली जो है जलीय कीट को खाता है। तो ये मेरा आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, तीनों जल में पाया जाता है। तो ये मेरा ऑप्शन सही नंबर होगा, करेक्ट होगा बी। घास को तो जलीय कीट नहीं खाता है, ये तो मेरा नहीं होगा। और यहाँ पर घास को जलीय कीट अगर खाएगा भी तो मनुष्य तो जल में नहीं पाया जाता है, तो ये मेरा जलीय कीट नहीं होगा। अगला देखते हैं, घास तो जल में पाया जाता है, घास जल में पाया जाता है और मछली तो जल में पाया जाता है, लेकिन मनुष्य जो जल में नहीं पाया जाता तो मेरा जलीय कीट का जलीय आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं कर रहा है। निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे। तो उपभोक्ता, याद रखना जितना भी हरा पेड़ पौधा है, ठीक है ना, वो क्या है, मेरा उत्पादक कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्पादक। और हरा पेड़ पौधा को जो खाता है उसको बोलते हैं वो है प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाता है उसको बोलते हैं द्वितीय उपभोक्ता। और द्वितीय उपभोक्ता को जो खाता है उसको बोलते हैं तृतीय उपभोक्ता। और तृतीय उपभोक्ता को जो खाता है उसको बोलते हैं चतुर्थीय उपभोक्ता। और वो सबसे उत्तम ग्रेड का उपभोक्ता होता है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे घास को खाया बकरी, घास को खाया है जो जिसको बोलते हैं ग्रास होपर या टिड्डा, वो खाया है तो वो मेरा हुआ घास, मेरा हुआ उत्पादक, और टिड्डा मेरा हुआ प्राथमिक उपभोक्ता। और टिड्डा को खाया जाता है मेढक, तो मेढक मेरा हुआ द्वितीय उपभोक्ता। और मेढक को खाया जाता है सांप, तो सांप हुआ मेरा तृतीय उपभोक्ता। और सांप को खाता है गीद या गरुड़, तो गरुड़ मेरा हुआ चतुर्थीय उपभोक्ता, सबसे उत्तम श्रेणी का उपभोक्ता, ठीक है ना। जैसे घास मेरा हुआ प्राथमिक उपभोक्ता और घास को खाता है बकरी, तो बकरी हुआ द्वितीय उपभोक्ता। और बकरी खाता है मानव, मनुष्य, तो मनुष्य हुआ तृतीय उपभोक्ता, ठीक है ना। तो घास को खाया है बकरी, बकरी खाया मानव, तो घास मेरा हुआ उत्पादक, बकरी हुआ मेरा द्वितीय प्राथमिक उपभोक्ता, मनुष्य तृतीय उपभोक्ता, मनुष्य द्वितीय उपभोक्ता। नेक्स्ट याद रखना है, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे। ये तो मेरा हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नहीं ये मेरा नहीं हुआ था। निम्नांकित में से किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो जो मेरा है उपभोक्ता किसको बोलेंगे, सिंपल सी बात है उपभोक्ता। अब ध्यान देना है कि उपभोक्ता मेरा क्या होगा। तो ये पेड़ पौधा, ये नीला हरित सेवान, ये फल फूल, ये मेरा आता है किसमें आता है, पेड़ पौधा के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और जानवर जो है पेड़ पौधा के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये मेरा जंगली जानवर उपभोक्ता श्रेणी में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरा है गोलीय दर्पण एवं फोकसांतर यानी फोकस दूरी,
ठीक है ना। गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी फोकस दूरी में एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, हम लोग जानते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है, F बराबर r/2, F बराबर r/2। तो यहाँ कहीं दिया हुआ है बराबर r/2, नहीं दिया हुआ है, तब 2 को इधर भेज दो तो क्या होगा, r बराबर हो जाएगा 2f, 2 को इधर भेजेंगे तो r बराबर क्या होगा 2f, देखो r बराबर 2f दिया हुआ है, हाँ यहाँ दिया हुआ, तो ये मेरा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है, हम लोग जानते हैं कि ये मेरा मान लो कोई माध्यम में शीशा है और यहाँ हवा से कोई प्रकाश इस माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो यहाँ पर वो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा, क्योंकि शीशा मेरा सघन माध्यम है, अभिलंब की ओर मुड़ेगा और फिर जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये इसको बोलेंगे निर्गत किरण। क्या बोलते हैं, निर्गत किरण। और यहाँ जब अभिलंब खींचेंगे तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे हम निर्गत कोण। क्या बोलेंगे, निर्गत कोण। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। और यहाँ पर अपवर्तन किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है इसको बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और यहाँ पर अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। और यहाँ पर जो आपतन कोण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है इसको बोलेंगे आपतन कोण। और ये जो अभिलंब और अपवर्तन किरण, अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण। और ये मेरा होगा निर्गत कोण। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है इसको बोलेंगे निर्गत कोण। नेक्स्ट देखते हैं, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होता है। तो क्षमता बराबर हम लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है, 1/f। और f किस हमेशा लेते हैं मीटर में, किस में लेते हैं, मीटर में। तो 1 और फोकस दिया हुआ 1 मीटर, यहाँ तो मीटर में दिया गया है तो इसको मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है, मीटर में खुद है। तो 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। और क्षमता का सही मतलब होता है डायोप्टर, तो होगा 1 डायोप्टर। क्या होगा, 1 डायोप्टर। तो ये मेरा बी सही होगा। समान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। नेक्स्ट देखते हैं, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो 4 अक्षर वाला लेंस है तो 3 अक्षर वाला बीमारी को दूर करेगा। 3 अक्षर वाला कौन है, निकट दृष्टि दोष। कौन सा है, निकट दृष्टि दोष। ये हम ट्रिक बताए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, और ये ट्रिक हम अच्छी तरह समझा चुके हैं सब मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 में, ठीक है ना, देख लेना आप लोग। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करता है। निकट मेरा 3 अक्षर वाला बीमारी है तो ये यूज दूर करेगा 4 अक्षर वाला, ठीक है ना। निकट मेरा 3 अक्षर वाला बीमारी है तो इसको दूर करने के लिए 4 अक्षर वाला लेंस चाहिए। 4 अक्षर वाला लेंस कौन है, अवतल लेंस। कौन है, अवतल लेंस। इस तरह हम इसलिए बताए थे क्योंकि कन्फ्यूजन आप लोग का ना हो। 2 रहेगा, दूर में 2 है तो जो दूर करेगा 3 अक्षर वाला लेंस से दूर होगा। तो 3 अक्षर वाला लेंस कौन होता है, उत्तल लेंस। निकट में 3 अक्षर है और निकट जो दूर होगा 4 अक्षर वाला लेंस से दूर होगा। 4 अक्षर वाला कौन है मेरा, अवतल। कौन है, एक वोट कहलाता है। एक वोट यहाँ लिख दिया, यहाँ पर होगा 1 वाट। क्या होगा, 1 वाट। 1 वाट यानी ये हो गया वाट, यानी वाट होता है शक्ति सही मात्रा। शक्ति क्या होता है, शक्ति को इंडिकेट करते हैं P। और P बराबर होता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो कार्य को W और दर यानी समय, जब दर यानी समय के साथ तो W/T को हम बोलते हैं शक्ति। और W यानी कार्य का सही मात्रक होता है मेरा जूल। क्या होता है, जूल। और टाइम का सही मात्रक होता है सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड। और यहाँ 1 दिया हुआ तो यहाँ पर भी 1 दो और यहाँ भी 1 देंगे तो यहाँ भी होगा 1। तो 1 जूल पर सेकेंड। तो कहाँ दिया 1 जूल पर सेकेंड, ये वाला होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है। तो आमीटर को जो है विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों, क्योंकि आमीटर जो है विद्युत धारा को मापता है। आमीटर विद्युत धारा को मापता है और किस में मापता है, तो एम्पियर में मापता है। किसमें मापता है, एम्पियर में। तो आमीटर विद्युत धारा को मापता है तो सिंपल सी बात है कि विद्युत धारा को मापता है तो आमीटर से जितना भी धारा बह रहा है सब आमीटर से गुजरेगा तो वो विद्युत धारा को मापेगा। इसलिए श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं क्योंकि आमीटर से जितना भी धारा है सब आमीटर से गुजर सके और बता सके कितना धारा गुजरा है, ठीक है ना। इसलिए आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो याद रखना आप लोग को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। याद रखना कि P बराबर कितना सूत्र होता है। P बराबर पहला होता है W/T। क्या होता है, W/T। P बराबर जो दूसरा सूत्र होता है वो होता है मेरा I²R। और P बराबर जो तीसरा सूत्र होता है मेरा वो होता है P बराबर VI। क्या होता है, VI। और P बराबर जो चौथा सा सूत्र होता है वो होता है मेरा P बराबर V²/R। देख लो, ये चारों सूत्र में जो नहीं रहेगा वो पालन नहीं करेगा, निरूपित नहीं करेगा। तो देख लो, I²R यहाँ पर है मेरा, VI भी है मेरा, V²R भी है मेरा, लेकिन FR हम कहीं नहीं पढ़ाए। देखो इस 4 सूत्र में कहीं FR है, नहीं है, तो FR मेरा पालन नहीं करेगा। याद रखना, शक्ति का 4 सूत्र है। शक्ति बराबर यानी P बराबर W/T, P बराबर I²R, P बराबर VI, P बराबर V²/R। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। 1 कूलाम तुल्य है
एक कूलम को निकल करते हैं क्यू से, कैसे करते हैं, क्यू से। और क्यू बराबर मेरा होता है आई टी, क्या होता है, आई टी सूत्र होता है। आई क्या है मेरा, आई है विद्युत धारा और टी क्या है, समय। तो विद्युत धारा का सही मात्रक होता है एम्पियर। और यहाँ पर 1 लगा हुआ है, कितना लगा, 1, तो 1 लगा दो, तो 1 यहाँ लगाएंगे तो 1 मेरा यहाँ भी लगेगा, ठीक है ना, और 1 टाइम के साथ भी लगेगा। तो ये मेरा आई है धारा, धारा का सही मतलब क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है, तो 1 एम्पियर होगा, 1 एम्पियर। और यह टाइम, टाइम का सही मतलब क्या था, सेकंड, क्या था, सेकंड, तो यहाँ होगा सेकंड और 1 है तो 1 लिखो, तो 1 एम्पियर 1 सेकंड, कहाँ पर है 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड, देख लो 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड, ये मेरा बी करेक्ट होगा। इस प्रकार हम लोग 40 मोरस सेट 5 भी कंप्लीट कर चुके हैं, अब आप लोग बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट जरूर करें कि वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करें, अगर ख़राब भी लग रहा है तो कमेंट जरूर करें और बताएं कहाँ पर आप लोग ख़राब लगा, क्या इसमें हम सुधार कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर कुछ त्रुटि नज़र आ रहा है तो। अगर आप लोग इसका सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग ज़्यादा कमेंट करेंगे, ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट करेंगे तो हम इसी तरह, जिस तरह हम एक ऑब्जेक्टिव को समझा कर बता रहे हैं, पूरा डिटेल में बता रहे हैं, आप लोग ऑब्जेक्टिव को जब टेस्ट लगाते होंगे तो हम जितना बता रहे हैं अगर वो आप लोग ख्याल रखते होंगे तो आप लोग का सब्जेक्टिव का भी लगभग हम बोले तो 50% में आप लोग 30% 40% तो कवर हो जाता होगा, ठीक है ना, सब्जेक्टिव का भी आप लोग 40% हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा कि सब्जेक्टिव का भी बनाइए इसी तरह समझा कर एकदम डिटेल में, तो हम बनाएंगे। अगर ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा तो अब हम लेकर आएंगे मैथ का, सिर्फ चलेगा, और मैथ के खत्म होने के बाद फिर लेकर आएंगे हिंदी का, उसके बाद फिर संस्कृत, उसके बाद सोशल साइंस का, ठीक है ना। चलिए आज इतना ही रखते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक्स।